हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द एग्जाम मिरर में। दोस्तों, किरचॉफ लॉ एंड इलेक्ट्रिकल सर्किट के लेक्चर नंबर 4 में हम लोग बात करेंगे सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है, अर्थात इसे हम लोग ईएमएफ ऑफ सेल क्यों कहते हैं। दोस्तों, आइए हम लोग बात करते हैं सेल का विद्युत वाहक बल क्या है। जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं, जब किसी सेल से किसी परिपथ को जोड़ा जाता है, जब किसी सेल से क्या किया जाता है, किसी परिपथ को जोड़ा जाता है, वैद्युत परिपथ को क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है, तो उस परिपथ में क्या होने लगती है, धारा प्रवाहित होने लगती है। ठीक है, इस परिपथ में क्या होने लगती है, धारा प्रवाहित होने लगती है। और धारा की दिशा क्या होती है, धन सिरे से ऋण सिरे की ओर होती है। ठीक है, अब देखिए, अब इस परिपथ में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन की दिशा क्या होती है, धारा के जस्ट विपरीत होती है। धारा की दिशा क्या होती है, विपरीत होती है। और हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, इसका मतलब आवेश फ्लो कर रहा है। यहाँ पर क्या होते हैं, आवेश फ्लो कर रहे होते हैं, लेकिन उसके जस्ट विपरीत फ्लो कर रहे होते हैं। और आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए कुछ ऊर्जा चाहिए, अर्थात उसको ऊर्जा अर्थात कार्य करना पड़ेगा उसको। तो हम लोग कह सकते हैं कि किसी आवेश को किसी परिपथ में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में कुछ कार्य करना पड़ता है, अर्थात कुछ ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। और ये ऊर्जा देता कौन है, यह सेल देता है। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि सेल का जो विद्युत वाहक बल होता है, किसी आवेश को, अब देखिए यहां से जो है आवेश चला होगा, ध्यान देना, धारा इधर बह रही तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इस डायरेक्शन में चलता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में चलता है ऐसे। तो किसी परिपथ में, किसी वैद्युत परिपथ में एकांक आवेश को यहां से ले जाया जा रहा है। एकांक आवेश मतलब Q = E। एकांक आवेश को पूरे परिपथ में, पूरे परिपथ का मतलब बात होती है सेल सहित। अब सेल सहित, पहले परिभाषा सुन लेते हैं फिर बात करते हैं सेल सहित क्यों बात किया जा रहा है। एकांक आवेश को पूरे परिपथ में सेल सहित प्रवाहित करने में जो ऊर्जा खर्च होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। ये परिभाषा हम लोग लिखेंगे, एकांक आवेश को पूरे परिपथ में ब्रैकेट में लिखेंगे सेल सहित प्रवाहित करने में सेल द्वारा व्यय होने वाली ऊर्जा को सेल का विद्युत वाहक बल, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ईएमएफ ऑफ सेल कहते हैं। ईएमएफ ऑफ सेल कहते हैं। ये परिभाषा लिख लेंगे। ठीक है, अब बात आती है कि सेल सहित क्यों बात किया गया, तो इसके लिए हम लोग बात करते हैं। देखिए, हमें कुछ न कुछ कार्य करना पड़ रहा है। कार्य यहां पर देखिए, ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों को चलने के लिए विरोध करता है। तो विरोध में हमें कुछ न कुछ ऊर्जा देनी पड़ती है, तो यहाँ पर भी कार्य करना पड़ता है और सेल के अंदर भी कार्य करना पड़ता है। थोड़ा देखिए, अगर हम लोग हम लोग जानते हैं, ये इलेक्ट्रोड को कहां पर रखा जाता है, किसी वैद्युत अपघट्य में रखा जाता है। तो ये एक पर पॉजिटिव टर्मिनल आ जाता है, एक पॉजिटिव आ जाता है और दूसरे पे क्या आ जाता है, निगेटिव आ जाता है। ये हम लोग प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल के बारे में अच्छे से बात कर चुके हैं, क्यों आता है, कैसे आता है। इसे जब हम लोग किसी सर्किट के द्वारा क्या करते हैं, किसी परिपथ से जोड़ देते हैं, तो देखिए इलेक्ट्रॉन तो ऐसे चलते हैं, इधर इलेक्ट्रॉन की दिशा जो होती है इधर होती है ऐसे, लेकिन जो धारा फ्लो करता है इस डायरेक्शन में फ्लो करता है। हम लोग ये सब बातें जानते हैं, धारा ऐसे फ्लो करता है। इलेक्ट्रॉन देखिए यहां से यहां जाएगा, यहां से यहां जाएगा, तो इसके बीच में बहुत सारे वैद्युत अपघट्य के पार्टिकल होंगे कि नहीं होंगे, तो उनसे बार बार क्या होगी, उनकी टक्कर होगी और उनके अगेंस्ट में इसको ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो इसीलिए यहां पर भी कुछ न कुछ ऊर्जा खर्च करना पड़ता है सेल को, इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां तक जाने में। तो इसीलिए कहा जाता है सेल सहित। क्या कहा जाता है, सेल सहित। और यहाँ पर जो प्रतिरोध कार्य करता है उसे हम लोग सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, इसे हम लोग सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसे स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं, इसे हम लोग आगे देखेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कहते हैं कि एकांक आवेश को, देखिए एकांक आवेश को पूरे परिपथ में सेल सहित, एकांक आवेश को पूरे परिपथ में सेल सहित प्रवाहित करने में सेल द्वारा व्यय होने वाली ऊर्जा को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। और सेल के विद्युत वाहक बल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं,
प्रदर्शित किससे करते हैं? सेल के विद्युत, आगे लिख लेंगे, सेल के विद्युत वाहक बल को कैपिटल ई से प्रदर्शित किया जाता है, कैपिटल ई से प्रदर्शित किया जाता है। अब बात आती है कि इसे हम लोग जो है सूत्र के रूप में कैसे लिखेंगे। तो देखिए, एकांक आवेश को क्या करेंगे, एकांक आवेश Q को पूरे परिपथ में मतलब इस पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में व्यय होने वाली ऊर्जा, किसकी ऊर्जा व्यय होगी? सेल की जो ऊर्जा होगी, व्यय होने वाली ऊर्जा अगर E हो, व्यय होने वाली ऊर्जा क्या हो? W हो, तो सेल का विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा? सेल का विद्युत वाहक बल E इक्वल टू W/Q, क्या हो जाएगा? W/Q, E इक्वल टू W/Q। इसका मात्रक क्या होता है? ध्यान देना, मात्रक हम लोग ऐसा लिख पाएंगे, W कार्य है, कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है, और आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। तो इसको हम लोग लिख पाएंगे जूल पर कूलाम को हम लोग वोल्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वोल्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो एकांक आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में व्यय होने वाली ऊर्जा अगर W हो, तो सेल का विद्युत वाहक बल E इक्वल टू W/Q। ध्यान देना, E एक क्या है? सदिश राशि है। E एक क्या है? सदिश राशि है। इसकी दिशा जो होती है, ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन जो होता है इस साइड में चलता है, यहाँ पर ऐसे इस डायरेक्शन में। इसकी दिशा क्या होती है? निगेटिव से पॉजिटिव की ओर होती है। इसकी दिशा क्या होती है भैया? निगेटिव से पॉजिटिव की ओर होती है। इस प्रकार से दिखाया जाता है इसका डायरेक्शन। ठीक है, कहीं पर भी सेल दिखाते हैं तो इसका डायरेक्शन इस प्रकार से हम लोग शो कर देंगे। ठीक है, अब आते हैं बात यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं बोल्ट की परिभाषा कैसे देंगे। कभी कभी आपसे एक बोल्ट की परिभाषा पूछ लेता है। तो देखिए, हमारे पास परिपथ यही है। अगर हम लोग क्या करें, एक बोल्ट कहेंगे कैसे, हम लोग हेडिंग बनाएंगे एक बोल्ट लिखेंगे हम लोग क्या, कि यदि किसी वैद्युत परिपथ में एकांक आवेश को प्रवाहित करने में, सेल साइड ध्यान देना, एकांक आवेश को प्रवाहित करने में, एकांक आवेश कर सकते हैं या एक कूलाम आवेश कर सकते हैं। तो एकांक आवेश को प्रवाहित करने में यदि सेल द्वारा व्यय होने वाली ऊर्जा 1 जूल हो, कितना हो? 1 जूल हो, तो सेल का विद्युत वाहक बल 1 वोल्ट होगा। सेल का विद्युत वाहक बल क्या होगा? 1 वोल्ट होगा। अब आइए एक्चुअल मतलब समझते हैं, सेल का विद्युत वाहक बल का मतलब क्या है। जैसे ये कोई मार्केट से हम लोग सेल लाते हैं, तो इसमें जब कोई वाह्य उपकरण नहीं जोड़े हैं, तो जो सेल का यहाँ पर लिखा होता है जैसे 1.5 वोल्ट, तो 1.5 वोल्ट क्या है? सेल का विद्युत वाहक बल है। तो यही लिखा जाता है जब वहां कोई परिपथ नहीं जोड़ा गया था। जैसे ही वहां परिपथ जोड़ दिया जाता है तो सेल का विद्युत वाहक बल क्या होने लगता है? कम होने लगता है। अर्थात सेल का विद्युत वाहक बल दोनों टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। एक्चुअल में अगर मतलब समझा जाए तो एक्चुअल में जो है दोनों टर्मिनलों के बीच में क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है। तो यहाँ पर देखिए, इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है। यहाँ पर क्या है? मान लेते हैं V पॉजिटिव में है और यहाँ पर क्या है? V निगेटिव में है। तो यहाँ पर दोनों के बीच अगर पोटेंशियल डिफरेंस देखा जाए, तो जैसे अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर +5 वोल्ट का और यहाँ पर -5 वोल्ट का है, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना का हुआ? 10 वोल्ट का हुआ। कितना? तो जो बैटरी बनेगी, इसके द्वारा जो सेल बनेगा वो कितने? 10 वोल्ट का कहलाएगा। कितने? 10 वोल्ट का कहलाएगा। तो इसी प्रकार से अगर मार्केट से आपको कोई सेल लाते हैं, उस पर 1.5 वोल्ट लिखा हुआ है, तो उसका मतलब उनके पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनलों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना? 1.5 वोल्ट का है। ठीक है, जब उसमें हम लोग क्या कर देते हैं? परिपथ को जोड़ देते हैं, तो उसका धीरे धीरे पोटेंशियल क्या होने लगता है? कम होने लगता है, और एक समय बैटरी क्या हो जाती है? डिस्चार्ज हो जाती है। ठीक है, अच्छा एक बात और, यहाँ पर देखिए EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यहाँ पर बात किया गया है। तो फोर्स क्यों कहा जाता है? जबकि अभी हमने कहा कि इसका मात्रक वोल्ट होता है और ये एक प्रकार का क्या है? दोनों टर्मिनलों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। जबकि फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है। तो यहाँ पर न्यूटन से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, जब इलेक्ट्रॉन जो होता है, यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल है और यहाँ पर निगेटिव टर्मिनल, जब इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में आता है, तो देखिए इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या होता है? निगेटिव होता है, और यहाँ पर भी निगेटिव चार्ज, तो एक दूसरे को प्रतिकर्षण करते हैं। तो अब सेल क्या करता है? जब इसका विद्युत अपघट्ट जो होता है इसको ऊर्जा देता है, तो एक फोर्स के रूप में यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर आ जाता है, फोर्स लगाकर आ जाता है। इसे हम लोग सेल का मैकेनिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल का मैकेनिज्म कहते हैं। इसके कारण आता है, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक कार्य नहीं करता, इलेक्ट्रोस्टैटिक नियम लागू नहीं होता है।
नहीं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक नियम लागू होने मतलब ये पॉजिटिव और नेगेटिव, ये इसको आकर्षित करना चाहिए, इसको क्या करना चाहिए, इस साइड में रिपल करना चाहिए, जबकि ये क्या करता है, इस डायरेक्शन में फोर्स के कारण जाता है। इसलिए पहले इसको जो है ये इसका जो है ईएमएफ जो है ये हिस्टोरिकल नेम है, क्या है, हिस्टोरिकल नेम है। इसीलिए यहाँ पर ईएमएफ कहा गया, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहा गया था पहले, लेकिन अब यहाँ पर इसको हम लोग किस रूप में जानते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस के रूप में जानते हैं, और इसीलिए इसका मात्रक क्या दिया गया है, वोल्ट दिया गया है। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। आगे हम लोग एक थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ बैटरी, इसके दोनों के द्वारा हम लोग कैसे दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पर सेल का जो रिप्रेजेंटेशन होता है, सिर्फ यहाँ पर एक टर्मिनल, देखिए ये बड़ा वाला जो टर्मिनल होता है इसको पॉजिटिव टर्मिनल से दिखाया जाता है, ये क्या कहलाता है, हमारा सेल कहलाता है। जबकि बैटरी में एक बड़ा ये टर्मिनल होता है, इससे छोटा, फिर इसी से एक बड़ा पॉजिटिव ये जोड़ दिया जाता है, और यहाँ पर फिर इसके बाद छोटा, फिर बड़ा, फिर छोटा, मतलब इस प्रकार से बहुत सारे सेलों का ये कॉम्बिनेशन होता है। तो ये क्या कहलाता है, हमारा ये वाला बैटरी कहलाता है, और ये वाला क्या कहलाता है, सेल कहलाता है। ये सेल होगा और ये क्या होगा, ये बैटरी हो जाएगा। ये जो है थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन है इसका, और ये जो है फॉर्मूला है, आगे हम लोगों को बहुत सारे काम आने वाले हैं, E=W/Q। तो मैं आशा करता हूँ आपको सेल का विद्युत वाहक बल अच्छे से समझ में आया होगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगले लेक्चर नंबर 5 में, जहां पर हम लोग बात करेंगे टर्मिनल पोटेंशियल क्या होता है, अर्थात टर्मिनल विभवांतर के बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, धन्यवाद।